शायद मैंने पहले भी आपसे कहा है, अगर नहीं कहा तो आज कह देता हूँ कि हमारे देश में कहते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, सबसे ज़्यादा वो ताकतवर शख्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कानून का अधिकार उनके हाथ में होता है। और ये 3 शख्स हैं, तीनों के आगे एमएम लगा हुआ है। एक है पीएम, दूसरे हैं सीएम और तीसरे हैं डीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पीएम, सीएम और डीएम, ये 3 वो लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, जो हमारी विधायिका यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। कानपुर में एक नौजवान एक कत्ल करता है। कत्ल के बाद अमूमन कातिल पुलिस से, लोगों की निगाहों से, वीवीआईपी जगहों से, कोर्ट से या फिर अफसरों से, जजों से दूर भागता है, किसी सुनसान जगह की तलाश करता है, अगर लाश को भी ठिकाने लगानी है। लेकिन पता नहीं इस कातिल के दिमाग में क्या सनक थी कि पूरा शहर छोड़कर कानपुर के सबसे हाई सिक्योर इलाके, जहाँ पर 24 घंटे पुलिस मुस्तैद रहती है, पुलिस की ड्यूटी होती है, वहाँ जाकर उस लाश को दफनाने का फैसला करता है। अब या तो वो चैलेंज देना चाहता है अथॉरिटी को, पता नहीं क्या है उसके दिमाग में, या उसकी सोच ये है कि ये लोग क्या करेंगे, कानून ही तो है, बड़े सुस्त होते हैं। तो वो फैसला करता है उस लाश को दफनाने के लिए, और वो भी उस जगह पर जो पूरे कानपुर शहर की सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित जगह है। वो जगह जिसे डीएम कंपाउंड कहते हैं। अब उस डीएम कंपाउंड में खुद कानपुर शहर के जो डीएम है, उनका अपना घर, और उन डीएम साहब का जो घर है उसी कंपाउंड में उसके आसपास के जो घर हैं वो भी कोई मामूली शख्स के नहीं है, बल्कि वहाँ जज रहते हैं जो कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या बाकी उसमें जिनकी पोस्टिंग है। तो वो सारे जज और उनका घर इन डीएम साहब के घर के बिल्कुल पास बाकी जज रहते हैं। तब एक तरफ जज, एक तरफ डीएम साहब, 24 घंटे हर जज के घर के बाहर सुरक्षा होती है। डीएम साहब के घर के बाहर भी कमरा बना हुआ है, पुलिस वाले रहते हैं। और उसी डीएम कंपाउंड के अंदर घुसकर एक लाश को 8 फीट गड्ढा गहरा खोदने के बाद दफना कर चले जाना, बिना किसी की नज़रों के सामने आए, और फिर 4 महीने तक उस गड्ढे और उस कत्ल से दुनिया को अनजान रखना, कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन ये सब कुछ हुआ है, और वो भी कानपुर में हुआ है। ये कहानी है 24 जून की, और इस कहानी में अलग अलग किरदार हैं। इस कहानी के कुल अगर देखें तो 4 किरदार हैं, उनमें से 3 इंसान हैं और एक बेजान। ये 3 जो किरदार हैं उनमें से एक एकता गुप्ता, उम्र 32 साल, कानपुर की रहने वाली, और एकता की शादी एक बिजनेसमैन कानपुर के राहुल गुप्ता, उनके साथ हुई। तो राहुल गुप्ता एकता के हस्बैंड, और दोनों की खुशहाल जिंदगी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। 24 जून इसी साल, 4 महीने पहले तक। 24 जून को एकता अपने घर से निकलती है, और उस घर के करीब ही ग्रीन पार्क स्टेडियम है, आपको पता होगा कानपुर में, जहाँ अभी हाल में इंटरनेशनल मैच हुआ, टेस्ट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, जो हम जीते थे, वो भी 2.5 दिनों में। तो उसी ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास एक जिम है। उस जिम में जो है एकता हमेशा जाया करती थी। तो एकता और राहुल पति पत्नी, और इसमें एक तीसरा किरदार है इस कहानी का, वो जिम, जिस जिम में एकता जाती थी। ये जिम बेजान, लेकिन इस बेजान जिम में एक जान वाला इंसान काम करता था जो जिम ट्रेनर था, विमल सोनी। तो जिम ट्रेनर विमल सोनी, एकता उस जिम में जाती, धीरे धीरे दोनों उसको जिम में बाकी चीज़ें सिखाते सिखाते एकता और विमल के बीच में दोस्ती हो जाती है, और फिर ठीक ठाक सब कुछ जिम में चल रहा है। 24 जून की सुबह 7 बजे एकता उस जिम में जाती है, आखिरी बार वो उस जिम के कैमरे में नजर आती है, और फिर वो जिम से बाहर जाती है, उस कैमरे में भी नजर आती है। इसके बाद 24 जून की सुबह 7 से 7:30 या 7:15 के दरमियान आखिरी बार कैमरे ने किसी एकता को देखा। इसके बाद किसी कैमरे ने नहीं देखा, ना एकता के घर वालों ने देखा, और एकता गायब।
24 जून की शाम तक कायदे से 8 साढ़े 8 तक वापस जिम से घर लौट आती है एकता, लेकिन उस दिन शाम हो गई। पति को लगा कहीं इधर उधर तो नहीं है, ढूंढते रहे, मोबाइल भी बंद, सारी कोशिश कर ली। तब उन्हें फिक्र हुई। शाम को उन्होंने कानपुर पुलिस में जाकर अपनी बीवी की गुमशुदगी और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, पुलिस ने समझाया, जो आमतौर पर शुरुआत में हर पुलिस का रवैया जैसा होता है, मोस्टली वो वही था। अरे 32 साल की पढ़ी लिखी समझदार है, कहीं चली गई होगी, भूल गई होगी, या आपको याद नहीं होगा, लौट आएगी, क्यों परेशान हो रहे हैं। पति को भी लगा एक उम्मीद कि हाँ शायद लौट आए, लेकिन भाई लौटी नहीं। इधर दिन पर दिन बीतते गए, कानपुर पुलिस खाना पूरी कर रही है, जबकि पति ने यह भी लिखा रखा है कि जो जिम ट्रेनर है विमल सोनी, उसकी बीवी को शायद उसने ही किडनैप किया। पुलिस को लगता है चलो जी विमल सोनी का पता करते हैं। पता चला कि भाई 24 जून के बाद से वो भी जिम में नहीं आया, गायब है, मोबाइल बंद है, घर वालों से पूछा है नहीं। पुलिस ने ये मान लिया कि दोनों एक दूसरे के साथ निकल गए, कहीं भाग गए, आराम से इस केस को अब निपटाएंगे, छोड़ दिया। इधर पति परेशान। अब पति ने जितनी जान पहचान थी सारे अपने वो सोर्स लगा लिए, कानपुर के ऊपर से नीचे तक टॉप पुलिस अफसर को, कोई काम नहीं बना। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा, कुछ नहीं हुआ। देश के पीएम को लेटर लिखा, एक जानने वाला आईबी में है उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो में दिल्ली में, उनसे उन्होंने मदद मांगी कि भाई 24 जून से लापता, अभी तक कोई सुराग नहीं है, मोबाइल बंद है, बट कोई फायदा नहीं हुआ। 24 जून को लापता हुई एकता, धीरे धीरे जुलाई आकर बीत गया, फिर अगस्त आया, फिर सितंबर आया, कोई सुराग नहीं। इसके बाद अक्टूबर का महीना आता है, करीब 4 महीने होने वाले, एकता का कोई सुराग नहीं है। 4 महीने के बाद अब पुलिस ने यह किया था कि विमल सोनी और वो चूंकि एक साथ गायब थे, तो विमल सोनी के घर वालों के कुछ के मोबाइल उन्होंने सर्विलांस पे लगा रखे थे। तो अभी लास्ट सैटरडे की बात है, ये 2 दिन पहले की, विमल सोनी के एक रिलेटिव के मोबाइल पर घंटी बजी, उधर से फ़ोन उठाया, खुद विमल ने, बातचीत हुई, पुलिस सुन रही थी। तो बातचीत से अंदाज़ा हो गया कि विमल कहीं और नहीं, इसी कानपुर शहर में है। इसके बाद उस नंबर और उस नंबर के ज़रिए लोकेशन, पुलिस पहुंच गई फ़ौरन और विमल सोनी को कानपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद लाए, पूछताछ की, भाई कहाँ है एकता। अब उसने पहले तो इधर उधर घुमाया, फिर कहने लगा कि एकता को तो मैंने मार दिया। तो उसने कहा चलो लाश बताओ कहाँ है। उसने कहा लाश तो मैंने नदी में फेंक दी, पता नहीं अब बहकर कहाँ चली गई होगी। उन्होंने कहा कौन सी नदी। उसने कुछ नदियों के नाम लिए जो कानपुर के आसपास से बहती है। तो पुलिस को डाउट हो रहा था। फिर पुलिस ने कुछ और पूछा तो कभी कहता है कि पता नहीं मैंने लाश कहाँ फेंकी, मुझे तो जगह भी याद नहीं। तो उलझाता रहा, पुलिस सुनती रही। लेकिन फिर पुलिस के अंदाज में उससे जब पूछताछ हुई तो आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने एकता को मार डाला है। तो मारने के बाद लाश कहाँ है, तो उसने कहा चलिए आपको लाश दिखाता हूँ कहाँ है। अब उसने जब पता बताया, एड्रेस, कि उसने लाश को कहाँ दफना के रखा है, तो कानपुर पुलिस खुद सन्न और हैरान थी। और वजह ये थी कि जो जगह उसने बताई वो उनके लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। शर्मिंदगी इसलिए कि अमूमन कातिल कत्ल के बाद कानून से भागता है और ये वो पता दे रहा है जो खुद कानून का है। अब एक डीएम या डीएम कंपाउंड, जहाँ एक तरफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एक तरफ जज रह रहे हैं, कानून का ही इलाका हुआ और वो उसी कानून के इलाके में कत्ल कर ले जाकर लाश को दफना कर निकल गया। तो कानपुर पुलिस भी हैरान कि ये कैसा कातिल है जो कानून से बचने की बजाय कानून की गोद में ही जाकर गड्ढा खोदता है और वहीं पे लाश को दफना कर निकल जाता है। पुलिस को लगा अब भी गुमराह कर रहा है, लेकिन फिर जब उसने बताया तो पुलिस को यकीन हुआ। अब कानपुर पुलिस के सामने दिक्कत ये है कि अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई कि 4 महीने पहले गायब एकता को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक डीएम कंपाउंड में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया, 4 महीने तक पुलिस वैसे ही कुछ नहीं कर पाई थी, तो फिर पुलिस की तो भद्द पिट जाएगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। डीएम एक तरह से उस शहर का हाकिम है, हुक्मरान है, उसी के डीएम के अंदर में भी पुलिस होती है। अब उसी के बंगले को चुने कोई और वहाँ जाकर दफना दे तो ये ज़बरदस्त बेइज्जती की बात है। तो अब कानपुर पुलिस ने कहा किसी तरह मीडिया को भनक नहीं लगनी चाहिए। अब ये खुलासा कर रहा है वो दिन में,
लेकिन पुलिस इंतज़ार कर रही है कि दिन ढले, अंधेरा हो तो अंधेरे में इस सच्चाई को छुपा लें, और अंधेरे में चलेंगे, अंधेरे में गड्ढा खोदेंगे, खामोशी से निकाल देंगे और फिर बता देंगे बाद में जो भी कहानी है। लेकिन मीडिया तो मीडिया, भनक तो लगी जाती है। तो कानपुर पुलिस ने तय किया कि दिन ढलने दो, रात का अंधेरा आने दो, उसी अंधेरी रात में जाएंगे और गड्ढा खोदते हैं। इधर तैयारी पूरी हो गई, मुर्दा घर के कुछ मुलाजिमों को बुलाया गया, कुछ मजदूरों को बुलाया गया, फावड़ा वावड़ा तैयार किया गया, मुर्दा घर से गाड़ी मंगाई गई, पॉलीथीन और बाकी चीज़ें ली गई कि 4 महीने से तो पहले अगर उस कब्र से निकली है गड्ढे से तो उसे कंकाल ही मिलेगा। और उसके बाद कानपुर शहर के छोटे बड़े पुलिस अफसर बड़ी खामोशी से दबे बाँव गाड़ियों के अलग अलग काफिले से डीएम कंपाउंड में पहुंचते हैं। जब वो पहुंचे थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हो गया कि नहीं, मीडिया हमसे ज़्यादा तेज़ है। अब मीडिया के लोग भी पहुंच गए। अब उन्होंने क्या किया कि कंपाउंड के अंदर गेट था वो बंद कर दिया। अब जहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है या बाकी चीज़ें हैं, अंदर कोई कैमरा मीडिया घुस ही नहीं सकता। लेकिन मीडिया भी कहाँ हार माने। हमारे भी एक रिपोर्टर सिमर चावला और उनके साथ कैमरामैन थे शिवम शुक्ला, दोनों बाउंड्री पे ही चढ़ गए और उसके बाद उन्होंने वो खुदाई और सारी चीज़ें शूट करनी शुरू कर दी। ये वीडियो तस्वीरें भी आप देखेंगे और इस कैमरे में ये भी दिखा रहे हैं कि ये देखिए डीएम साहब का घर और ये गड्ढा, आप ही देख लीजिए खुद ही कहाँ पे है। और सामने की तरफ जो है वो सारी चीज़ें जो घर दिख रहे हैं वो जजों के घर है। और ये पूरा कंपाउंड का हिस्सा है, जो गड्ढा है ये भी डीएम साहब के कंपाउंड का हिस्सा है। तो अब मीडिया पहुंच गई, कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू, सब कुछ लाइव कैमरे पे चल रहा है। थोड़ी देर के बाद करीब 8 फीट गड्ढा नीचे जब हुआ तो अंदर से कंकाल कंकाल के नाम पर हड्डियां बाहर आईं, उन्हें लपेटा और समेटा गया, मुर्दा घर की गाड़ी में डाला गया और उसके बाद बड़ी खामोशी से पुलिस वालों की गाड़ियां अब एक कर उस गेट से बाहर निकल जाती हैं और सब निकल लेते हैं। उनकी आधी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी कि मीडिया की भनक ना लगे, लेकिन मीडिया ने सब रिकॉर्ड कर लिया। अब वो चले गए। अब जाने के बाद पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई। तो पहले पुलिस की कहानी और थ्योरी और इस कत्ल की कहानी, उसके बाद पुलिस की थ्योरी पर क्रॉस थ्योरी। तो पुलिस के हिसाब से जो विमल सोनी ने कहानी सुनाई वो कहानी ये है कि जो एकता है शादी के बाद इस ग्रीन पार्क के करीब पॉश एरिया, वहाँ पर उस जिम में वो आया करती थी और विमल सोनी जो है वो एक जिम ट्रेनर था, वही उसका ट्रेनर था। ट्रेन करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। अब दोनों जिम के बाहर भी मिलने जुलने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर तभी मई के महीने में अचानक विमल सोनी की उम्र कम थी, लड़का है, मतलब लड़का भी नहीं कहेंगे लेकिन शादीशुदा नहीं है। तो विमल सोनी के घर वालों ने एक रिश्ता तय किया और फिर रिश्ते के साथ साथ वो तिलक की रस्म भी पूरी हो गई। नॉर्थ इंडिया में तिलक की भी एक रस्म होती है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। तो तिलक की रस्म हो गई, रिश्ता तय हो गया, अब शादी की तारीख आने वाली है। ये बात अब एकता को पता चली। एकता को जैसे ही पता चला कि विमल की शादी है, वो नाराज़ हो गई। उसने कहा तुम शादी क्यों कर रहे हो, और इसी बात पे दोनों में झगड़ा हुआ। फिर 24 जून को सुबह 7 बजे एकता जिम आती है, फिर दोनों में झगड़ा होता है। इसके बाद विमल जो है वो एकता को लेकर जिम से बाहर निकलता है। बाहर उसकी i10 कार खड़ी थी, उस i10 कार में उसको बिठाता है। थोड़ी ही दूरी पर ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ की पार्किंग में ले जाकर कार को रोकता है, उससे बात करता है। दोनों में फिर से झगड़ा होता है और इसी झगड़े के दौरान विमल गला घोंटकर एकता को मार देता है। मारने के बाद अब उसे लगा कि क्या करें। वो वहाँ से गाड़ी उठाता है और फिर उसी लाश को उसी गाड़ी में लेकर वो सीधे पहुँचता है डीएम कंपाउंड में। डीएम कंपाउंड में जाने के बाद वो डीएम साहब के घर के बराबर वाले इस हिस्से में गड्ढा खोदता है और लाश को दफनाता है और वहाँ से निकल जाता है। मोबाइल दोनों अपने और उसके तोड़ ओड़ के फेंक देता है, क्योंकि उसे फिल्मों से पता चल चुका है, दृश्यम उसने भी देख रखी है कि इससे पुलिस को पता चलता है। तो कोई मोबाइल को यूज़ नहीं करना था। उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है, फिर कानपुर के बाद इधर उधर भटकता रहता है। इधर शाम को जब वो नहीं आती घर, तो घर वाले के पति पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। तो ये है मर्डर और मर्डर के मोटिव की पुलिस की पूरी कहानी।